Hello students, welcome back. Good morning all of you. I am Mrs. Reena Dalal, your social science teacher. We are doing our chapter 2 of history. The name of this chapter is New Kings and Kingdoms. And today we will discuss administration in the kingdoms. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, ये कौन से किंगडम्स हैं? जैसे कल मैंने आपको क्या बताया था, जो भी सामंताज या जो भी सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने पावर और वेल्थ को गेन किया और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। मीन्स वो न्यू किंग्स बने और उन्होंने अपने जो किंगडम्स एस्टेब्लिश किए। तो आप सामंताज के थ्रू किंग बनने के बाद जो किंगडम्स एस्टेब्लिश किए गए, उन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया गया, आज हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे ही सामंताज न्यू किंग्स बने तो सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया, बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स अपने लिए यूज़ करना उन्होंने शुरू किया। और वो कौन कौन से टाइटल थे? फॉर एग्जाम्पल महाराजा, अधिराजा, महाराजा अधिराजा मीन्स ओवरलोड ऑफ किंग्स, जो किंग का भी किंग्स होता है। इतने बड़े टाइटल उन्होंने अपने लिए यूज करने शुरू किए। नेक्स्ट त्रिभुवन, नेक्स्ट टाइटल है त्रिभुवन चक्रवर्ती। इसका मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। मीन्स ऐसे हाई साउंडिंग जो टाइटल्स हैं उन्होंने अपने लिए यूज़ किए ताकि सोसाइटी में उनका क्या है, रुतबा बढ़े, उनकी रिस्पेक्ट बढ़े। उन्होंने जो है किंग्स बनते ही बहुत ही हाई साउंडिंग जो टाइटल्स है वो यूज़ किए। जैसे मैंने बताया वो पहले सामंताज होते थे, उस टाइम पे भी वो अपने लिए कुछ टाइटल्स यूज़ करते थे, जैसे कि महासामंता, महामंडलेश्वर। मीन्स किसी भी एक बड़े एरिया या रीजन का जो लॉर्ड होता है। कुछ ऐसे टाइटल्स उन्होंने, जब वो सामंताज थे, सबॉर्डिनेट थे, उस टाइम पे भी उन्होंने यूज़ किए। अब जैसे कि ये किंग बन गए हैं, इन्होंने अपने लिए हाई साउंडिंग टाइटल्स जो यूज़ करने शुरू कर दिए। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे, इन्होंने पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग, अब ये किंग बन गए हैं लेकिन फिर भी इनको अपनी पावर शेयर करनी पड़ी। अब इन्होंने अपनी पावर को किन के साथ शेयर किया? सामंताज, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मणास। अब जबकि इनको ये पता है कि पहले ये भी सामंताज हुआ करते थे और इन्होंने पावर वेल्थ गेन किया, फिर इन्होंने अपने ओवरलोड, अपने किंग को ओवरथ्रू कर दिया। लेकिन जब ये किंग बने, इन्होंने फिर से अपनी पावर सामंताज, पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मणास के साथ शेयर की। किस वजह से? वाई? बिकॉज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने किंगडम को जहाँ पर भी ये रूल कर रहे थे उसके अंदर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे। इस वजह से कोई भी एक अकेला किंग अपने पूरे किंगडम के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन उनको अच्छे से नहीं देख सकता है। इस वजह से इन्होंने इन पर्सन्स की हेल्प ली और इनके साथ अपनी जो पावर है उसको शेयर किया। नेक्स्ट काम इन्होंने क्या किया? अब इनका इतना बड़ा किंगडम है, उसको रन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए। रिसोर्सेज कहाँ से आए? दे कलेक्टेड रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स भी कौन कौन से? लाइक पीजेंट्स, आर्टिसंस, कैटल कीपर्स,
ये सभी प्रोड्यूसर्स थे और इनसे क्या है रिसोर्सेज कलेक्ट किए गए। और कई बार तो इनको क्या है कंपेल या फोर्स किया जाता था कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक पार्ट एज अ टैक्स जो है किंग के लिए ये सरेंडर कर दे या दे दे। और कई बार इसी चीज़ को रेंट का नाम भी दिया गया। कैसे? क्योंकि जो किंग है उसी के किंगडम में ये सभी प्रोड्यूसर्स रह रहे थे और ये कहा गया कि आप जो किंग के यहाँ पर इस किंगडम के अंदर जो रह रहे हो, इसलिए आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस करें उसका एक पार्ट आपको एज अ रेंट किंग के लिए देना ही होगा। तो यहाँ से जो रिसोर्सेज हैं वो कलेक्ट किए जाते थे। अब जो ये रिसोर्सेज हैं वो कलेक्ट किए गए, लेकिन इन रिसोर्सेज का यूज़ कहाँ पर किया गया? तो 3 तरीके से इनका रिसोर्सेज का यूज़ किया गया। कहाँ पर? टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। To finance the king's establishment, construction of temples and forts, or to fight the wars. जो भी रिसोर्सेज ऐसे कलेक्ट किए गए उनका यूज़ कहाँ किया गया? किंग्स ने अपनी जो भी एस्टेब्लिशमेंट की है, जो अपना इतना बड़ा किंगडम बनाया है, उसके अंदर जो है इन रिसोर्सेज का यूज़ किया गया। इसके अलावा किंगडम के अंदर कोई भी अगर टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं या फिर सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो फोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर इन रिसोर्सेज का यूज़ किया गया। और साथ में अगर कोई दूसरा पावरफुल किंग जो एग्जिस्टिंग किंग पर अगर अटैक करता है तो उसको हराने के लिए, डिफीट करने के लिए जो फाइटिंग या जो वॉर्स किए जाते थे, वहाँ पर भी इन रिसोर्सेज का यूज़ किया गया। अब इसके अलावा जो ये नए किंगडम्स बने थे, इनके अंदर एक और काम होता था, रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी इनकी रेगुलर इनकम होती थी उसको रेवेन्यू बोलते थे। और इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कुछ पर्सन्स अपॉइंट किए जाते थे और उनको क्या कहते थे? फंक्शनरीज। फंक्शनरीज कौन होते हैं? द पर्सन्स हु परफॉर्म फंक्शंस ऑफिशियली, जिनको किंग के थ्रू अपॉइंट किया जाता था। किस लिए? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। दे वर कॉल्ड फंक्शनरीज। अब ये जो फंक्शनरीज थे ये कौन होते थे? सोसाइटी के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, ऐसी फैमिलीज जिनको सोसाइटी में सभी जानते थे, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उन फैमिलीज से जो फंक्शनरीज है उनको अपॉइंट किया जाता था, क्योंकि इनका काम था टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। अब जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी अच्छी खासी पहचान है, उसको सोसाइटी के अंदर जो लोग थे वो ईजिली जो है रेवेन्यू या टैक्स के फॉर्म में जो भी देना होता था उसको ईजिली दे देते थे। इसलिए जो इन्फ्लुएंशियल, जिनका काफ़ी प्रभाव था सोसाइटी के अंदर, उन फैमिलीज में से जो फंक्शनरीज है उनको अपॉइंट किया गया। अगर हम जो फंक्शनरीज हैं उनकी पोजीशन की बात करें तो इनकी जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी मीन्स जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, इसको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, इसकी डेथ हो गई, इसके बाद इसका सन आएगा वो यही काम करेगा, इसकी डेथ होने के बाद आगे इसका जो सन आएगा वो ये काम करेगा। इट मीन्स जो फंक्शनरीज की जो पोजीशन वो कैसी थी? हेरिडिटरी। इसके साथ ही इन किंगडम्स में जो आर्मी रखी जाती थी वहाँ पर जो पोजीशंस होती थी वो भी कैसी होती थी? हेरिडिटरी। वहाँ पर भी सेम काम ऐसे ही किया जाता था। और कई बार क्या होता था, जो भी किंग है उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, कई बार उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था, क्योंकि जो किंग के जान पहचान वाले रिलेटिव्स होते हैं उन पर वो ज़्यादा विश्वास करता था। इस वजह से जो क्लोज रिलेटिव्स है उनको फंक्शनरीज या जो आर्मी है उसमें जो अच्छी बड़ी पोस्ट होती थी वहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाता था। एक एग्जाम्पल और गिवन है, जो चोला डायनेस्टी है जिन्होंने साउथर्न इंडिया तमिलनाडु में अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया, वहाँ से कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं और उन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता चलता है कि जो चोला डायनेस्टी थी वहाँ पर 400 टाइप्स के जो टैक्सेस हैं वो लगाए गए थे। 400 टाइप्स। उनमें से कुछ के एग्जाम्पल्स आपको मैं बता रही हूँ। जैसे कि एक टैक्स होता था वैटी।
ये जो टैक्स है ये कैश की फॉर्म में कलेक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि इसके लिए फोर्स्ड लेबर का यूज़ किया जाता था। फोर्स्ड लेबर कैसे, मान लो जो किंग है उसके यहाँ पर कोई टेम्पल ही बनवाए जा रहे हैं या कोई फोर्ट वगैरह बनवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी उसके सब्जेक्ट जो प्रजा थे उसमें से जो पर्सन्स थे उनको वहाँ पर काम करना होता था और उनके लिए कंपलसरी था, बिकॉज जो वैटी है ये टैक्स कैश में ना लेके इसमें काम करवाया जाता था, फोर्स्ड लेबर। इसके अलावा एक और टैक्स का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है, कदमई और लैंड रिवेन्यू। तो जिसके पास ज़्यादा लैंड होती थी उससे कदमई या जो लैंड रिवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा अगर कोई पर्सन है उसने क्या है अपना हाउस बनाया है और उसको उसकी थैचिंग करा है, उसके ऊपर छत डाल रहा है, तो उसको भी टैक्स देना होता था। इस टाइप के टैक्स पहले लगाए जाते थे। इसके अलावा अगर मान लो फैमिली में कोई पर्सन है उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी जब उसके आगे जैसे सन डॉटर्स में जाएगी तो वहाँ पर भी टैक्स लगाया जाता था। इसके अलावा अगर जो पाम ट्री, हम सबको पता है पाम ट्री काफ़ी लंबे होते हैं, पाम ट्री पर अगर कोई लैडर कैसे, जिससे हम ये घर में यूज़ करते हैं लैडर, अगर पाम ट्री पर कोई भी ऐसी लैडर लगा के ऊपर चढ़ता है तो उसके लिए भी टैक्स देना होता था। कुछ ऐसे टैक्सेस जो चोला डायनेस्टी है उसने क्या है अपने जो भी किंगडम्स था वहाँ पर लोगों पर लगाए हुए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो हम पढ़ेंगे प्रशस्तीज एंड द लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। पहले हम पढ़ेंगे प्रशस्तीज के बारे में। प्रशस्तीज क्या होती है? प्रशस्ति का मीनिंग क्या होता है? टू राइट समथिंग इन प्रेज ऑफ अ पर्सन, इट इज कॉल्ड प्रशस्ति। अब ये जो प्रशस्ति है क्या होती है, कुछ मेटल प्लेट्स होती थी, मेटल प्लेट्स। ये जो मेटल प्लेट्स हैं they contain details about the rulers and these प्रशस्तीज were written by the learned brahmanas। learned means जो educated होते थे, पढ़े लिखे जो ब्राह्मण्स होते थे, उनके थ्रू जो प्रशस्तीज है वो लिखी जाती थी। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि जो ब्राह्मण्स हैं मेन वो क्या है संस्कृत जानते थे। संस्कृत में ये प्रशस्तीज या फिर जिस भी एरिया के अंदर वो रहते वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उनके अंदर ये प्रशस्तीज क्या है लिखी जाती थी। लेकिन इनमें एक कमी है इन प्रशस्तीज में, दे मे नॉट बी लिटरली ट्रू। मान लो कोई प्रशस्ति है, मेटल प्लेट्स, उसके ऊपर कुछ लिखा किसी किंग के बारे में, उसकी प्रेज ही की गई है, तो हो सकता है कि वो ट्रू ना हो, क्योंकि ये जो प्रशस्तीज है ये ब्राह्मण्स के थ्रू लिखी जाती थी और जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने किंग के बारे में अच्छा ही लिखेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए? रिवॉर्ड चाहिए, उनको इनाम चाहिए। इसलिए हम बिल्कुल आंखें बंद करके जो प्रशस्तीज है उनके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो जो रियल में हो उसको लेकर ना लिखी गई हो, ऐसा हो सकता है। अब आपकी बुक के अंदर एक प्रशस्ति का यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, द अचीवमेंट्स ऑफ द नागभट्टा। ये नागभट्टा कौन है? जैसे मैंने आपको बताया था जो गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी है ये उससे बिलोंग करते थे और मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर नाम की जो जगह है वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, वहाँ से हमें ये प्रशस्ति मिली है नागभट्टा के बारे में। और इसमें बहुत सारे जो हैं एरियाज़ के नेम्स गिवन है, ओके। और इनमें क्या बताया गया है कि ये सभी इनके जो भी किंग होते थे वो नागभट्टा के सामने बिल्कुल झुक जाते हैं, अपनी हार मान लेते हैं। इसमें बहुत सारे किंग्स और पर्सन्स के भी नेम दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि जो नागभट्टा है उन्होंने इन सब को हरा दिया। मीन्स जो नागभट्टा है उनकी प्रशस्ति है ये, और इसमें जो नागभट्टा है उनकी प्रेज की गई है, उनकी तारीफ की गई है, लेकिन दे मे नॉट बी लिटरली ट्रू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट इज लैंड ग्रांट्स। देखो अब जो भी ब्राह्मण्स हैं वो अपने किंग के बारे में क्या है प्रशस्ति यानी उसकी प्रेज करते हैं, लिखते हैं, तो क्या है वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। तो इससे क्या है जो किंग है उस चीज़ को देखता है, सुनता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हैप्पी हो जाता है और खुश होकर जो ब्राह्मण हैं उनको लैंड ग्रांट कर देता है, रिवॉर्ड के फॉर्म में इनाम के तौर पर उनको ज़मीन देता है। और ये जो लैंड किंग के थ्रू जो ग्रांट की जाती है ब्राह्मणास को, इसका क्या है कॉपर प्लेट्स।
कॉपर प्लेट्स के ऊपर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। कैसे? जो कॉपर प्लेट्स होती है उसके ऊपर जो रिसीवर जिसको ये लैंड दी जा रही है उसका नेम जो है लिखा हुआ होता है, जो लैंड को दे रहा है, जो किंग जिसने भी उसको लैंड ग्रांट किया उसका नेम भी होता है, उसका साइज कितना उस लैंड का, कहाँ से कहाँ तक वो लैंड दी गई है, ये सारी डिटेल्स जो है इन कॉपर प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है। और ये जो कॉपर प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर एक जो है रिंग यानी कि जो रॉयल सील लगा दी जाती है। ये पिक्चर देखिए आप, इसके अंदर यहाँ पर ये कॉपर प्लेट्स दिखाई गई हैं, इनमें लैंड रिकॉर्ड जो है रखा गया है। ये जो ऊपर आप रिंग देख रहे हैं, ऐसे एक रॉयल सील इन प्लेट्स के ऊपर लगा दी जाती है ताकि कोई भी पर्सन ये ना कहे कि ये चीज़ें फेक है। मतलब ये पक्का करने के लिए कि किसी किंग ने ही ये लैंड जो है किसी ब्राह्मण को ग्रांट की है, उसको दी है, एक तरह से इसका प्रूफ है, ये ऑथेंटिक हो जाती है। इस वजह से क्या है, इस टाइप के जो कॉपर प्लेट्स है उनके ऊपर इनका रिकॉर्ड्स रखा जाता है। अब मान लो कोई भी किंग है, वो बहुत ही खुश हुआ, उसने ब्राह्मण को जो है लैंड ग्रांट कर दी। अब जो लैंड है क्या सिर्फ ज़मीन ही उसको दी जाती है या कुछ और भी दिया जाता है? देन रिसोर्सेज, मान लो ये किंगडम है, इसमें से इतना हिस्सा जो लैंड का है वो ग्रांट कर दिया किसी ब्राह्मण को, तो इस लैंड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, मान लो यहाँ पर कोई ट्री है, कोई वेल है, कोई फिश पॉन्ड है, फॉरेस्ट है यहाँ पर, या मीन्स कोई भी चीज़ है जो वाटर रिसोर्सेज है, हर एक जो चीज़ है इस लैंड के साथ ही जो है दे दी गई है ब्राह्मण्स को। मीन्स इस एरिया के अंदर अब जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो सभी के सभी उस ब्राह्मण के ही हो गए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इनके साथ दे दी जाती है। अब ऐसे ही एक संस्कृत पोइट हुए हैं, उनका नेम क्या है? कल्हाना। कल्हाना, इट इज़ द नेम ऑफ अ पोइट। कश्मीर के अंदर, जो हमारी कंट्री के अंदर है कश्मीर, यहाँ पर जिन भी रूलर्स ने रूल किया उन सभी के बारे में एक लॉन्ग पोएम लिखी है। लॉन्ग पोएम किसने लिखी है? कल्हाना। और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे, ये संस्कृत पोइट थे। इन्होंने कश्मीर के अंदर जितने भी रूलर्स हुए हैं उनके बारे में एक बहुत ही लॉन्ग पोएम इन्होंने लिखी है। लेकिन इन्होंने ये लॉन्ग पोएम इन सब की प्रेज करने के लिए नहीं लिखी। कल्हाना जो है उन्होंने क्या किया, अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज उन्होंने यूज़ किया। बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं या जो अदर सोर्सेज, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इनको मिले, वो सारे पहले इन्होंने क्या है उनको रीड किया, पहले देखा कि क्या रियल में हुआ है क्या नहीं, और उसके बाद इन्होंने जितने भी कश्मीर के रूलर्स हुए हैं उनके बारे में एक संस्कृत में बहुत ही बड़ी पोएम लिखी है। Enough for this video. Rest of the topic we will continue in next lecture. Thank you.